ह्यूमन ब्रेन जो कि फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी। नुकसानदेह इस सेंस में कि वी ह्यूमंस आर फाइटिंग विथ आवर ओन इंटेलिजेंस। दिमाग इतना डेवलप्ड है कि वो हमारे लिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। जानवर जो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, केवल फीडिंग ब्रीडिंग पर काम करते हैं, कोई सोशल ड्यूटी नहीं उनकी, कोई मॉरलिटी नहीं, तो कभी कभी लगता है कि यार वो उनकी लाइफ ज़्यादा बेहतर है। ये जो समझ, इंटेलिजेंस भगवान ने दी है हमें, इसी का नतीजा है कोरोना वायरस। चाइना की इंटेलिजेंस का नतीजा पूरा विश्व भुगत रहा है। तो इंटेलिजेंस से जहाँ मॉरलिटी आती है, साथ ही साथ इमोरल वैल्यूज़ भी डेवलप होती हैं क्राइम्स के रूप में। अच्छा, एक बात और है कि जो ह्यूमंस हैं ऑलवेज रिक्वायर मोर इंटेलिजेंट ब्रेन टू हैंडल देयर ओन इंटेलिजेंस, यानी कि शिष्य गुरु का कॉन्सेप्ट। हमारे दिमाग में जो भी जिज्ञासाएं उपजती हैं, जो भी प्रश्न उपजते हैं, उनके निस्तारण हेतु हमें हमसे ज़्यादा विकसित दिमाग की आवश्यकता होती है। और जिसके पास हमसे ज़्यादा विकसित दिमाग होता है, जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो हमारे लिए गुरु है, जाहिर सी बात है। तो ह्यूमन ब्रेन और ख़ासकर तंत्रिका तंत्र को समझने के लिए एनसीईआरटी में एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण और समन्वय। अब ये शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जितनी भी शारीरिक गतिविधियां होती हैं, चाहे आपके शरीर के अंदर के फंक्शनिंग हो, चाहे बाहर के मूवमेंट हो, इन सब पर कंट्रोल और समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए दो तंत्र आपस में वर्क करते हैं मिलकर। कौन कौन से? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की जो फंक्शनिंग इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, वो है न्यूरॉन्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ी न्यूरॉन, बॉडी की सबसे बड़ी न्यूरॉन सियाटिक न्यूरॉन कहलाती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग क्विक होती है, बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, एंडोक्राइन सिस्टम की कंपैरिजन करें किससे? नर्वस सिस्टम से, तो ये थोड़ा स्लो है। एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई हैं, वो क्या है? हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं बॉडी के, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हार्मोन वगैरह हैं, बॉडी में फंक्शनिंग, बॉडी में रिएक्शन बॉडी के, तो वो सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फिलहाल अभी हम फोकस कर रहे हैं नर्वस सिस्टम पे, उसके बाद बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, ठीक है। नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका मस्तिष्क और मेरुदंड यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जबकि परिधीय यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके दैहिक तंत्रिका प्रणाली और स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली। अब ये जो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इनमें डिफरेंस इतना है कि ऐसे कार्य जिनके लिए, जिनमें हमारी इच्छा, जैसे कि हमारी इच्छा है हमारे हाथ उठाना है, तो हाथ उठाने के लिए जो न्यूरॉन्स से सिग्नल गया मसल्स को, और जिन न्यूरॉन्स से गया उनके सिस्टम को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मतलब ऐच्छिक कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और अनैच्छिक ऐसे कार्य जिनमें हमारी इच्छा, जिन ऐसे कार्य जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जब थक जाते हैं तो धीमे धीमे बॉडी रिलैक्स होती है, और हम चाहें कि तुरंत रिलैक्स मिल जाए, तुरंत आराम मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता ना। तो वो चीज़ें, वो फंक्शनिंग आती है आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में, अनैच्छिक कार्यों के लिए, ठीक है। इतना आप समझ लेना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे दो भागों में फर्दर डिवाइड किया गया है, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वहाँ वर्क करता है जब बॉडी की फंक्शनिंग बहुत फास्ट हो, जैसे कि हम जब घबराते हैं या लड़ते हैं, भागते हैं किसी से, तो हमारा जो फास्ट फ्लाइट मोड है, ठीक है, फाइट फ्लाइट मोड है, वो बहुत फास्ट और क्विक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क करता है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। और जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, ठीक है, स्लो डाउन होती है, तब वर्क करता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा के बारे में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा केंद्रीय नर्वस सिस्टम है या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसकी जो फंक्शनिंग इकाई है, फंक्शनिंग यूनिट है, न्यूरॉन्स, उनका रीजनरेशन नहीं होता है, उनका पुनर्निर्माण नहीं होता है बॉडी में। अगर एक बार डैमेज हो गई या एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा नहीं बनती हैं, इनमें कोई सेल डिवीजन नहीं है, इनमें कोई दोबारा से रीजनरेशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी प्रोटेक्शन हेतु एक पूरा बाकायदा सिस्टम होगा, ठीक है, और ये हमारे बॉडी में अच्छे खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सीएनएस के प्रोटेक्शन हेतु शुरुआत में होती है आपके स्केलेटन से, यानी कि जो हमारी खोपड़ी है,
कपाल है, कंकाली तंत्र में आती है वो। 4 चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं CNS को, स्केलेटन, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे ट्रिपल बी कहते हैं। इसका रोल हम आगे पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस में। ये वही चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे जब भी हम कोई दवा लेते हैं तो दवा या कोई भी केमिकल हमारे ब्रेन तक एकदम क्विक रिस्पॉन्स या कहें तो क्विक इफेक्ट नहीं दे पाती है। ब्रेन तक हर एक केमिकल आसानी से नहीं पहुंच पाता है, तो वजह क्या है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, इतना पढ़ लेना है। ब्लड ब्रेन बैरियर में आपकी एस्ट्रोसाइट सेल होती हैं जो स्टार शेप्ड न्यूरोलॉजिकल सेल्स होती हैं। एस्ट्रोसाइट्स कहाँ होती हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर में। इसके बाद मेनिंजेस, ये आती हैं आपकी मस्तिष्क आवरण, यानी कि जो लेयर्स होती हैं। ठीक है, ड्यूरा मैटर, अराक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, ये इनमें पढ़ेंगे हम। CSF के बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो बेरंग, थोड़ा क्षारी यानी कि कलरलेस और स्लाइटली अल्कलाइन, 7.3 pH इसका pH वैल्यू है। इसका प्रोडक्शन होता है एंटीरियर कोलॉइड प्लेक्सस और पोस्टीरियर कोलॉइड प्लेक्सस में। इनके बारे में ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बस इतना लिख लेना है और एग्जाम में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। बस आपको जान लेना है कि ACP और PCP में CSF का प्रोडक्शन होता है। ये कैविटीज़ होती हैं हमारे ब्रेन में अंदर। ठीक है, थोड़ा बता दे रहे हैं आपको, ब्रेन में अंदर कैविटीज़ होती हैं, वहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है। उन कैविटीज़ को बोलते हैं ACP PCP। CSF का जो अमाउंट है वो होता है लगभग 80 से 150 ml। ठीक है, और इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या क्या होता है, तो प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, कार्बोनेट आयन होते हैं और ऑक्सीजन भी होता है इसमें। ठीक है, अब बात करें मेनिंजेस। तो मेनिंजेस सबसे पहले देखो, ये जो इमेज देखो यहाँ पे, जो स्काल्प, इसका मतलब होता है हमारी जो स्किन है। ठीक है, जो हमारे खोपड़ी की स्किन है वो, स्काल्प के नीचे देखो एक वाइट लेयर है, ये पेरिस्टियम इसे कहते हैं, पेरिस्टियम। और इसके बीच में है खोपड़ी, येलो, डार्क येलो, और डार्क येलो के ऊपर नीचे हल्की लाइट येलो पट्टी हैं, इन्हें कहते हैं पेरिस्टियम। और इनके बाद जो ब्लू कलर के हैं ये हैं ड्यूरा मैटर, फिर वाइट है आपकी अराक्नॉइड मैटर, और फिर नीचे पतली सी गुलाबी पिंक टाइप की है वो है पाया मैटर। और ये जो यहाँ पे स्पेस दिख रही है ये है सब अराक्नॉइड स्पेस, यहाँ पे भरा रहता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि आपके ब्रेन यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये जो दिख रहा है मेन ब्रेन जो हमारा है, उसकी प्रोटेक्शन करना। कोई भी शॉक लगा, बाहरी झटका लगा, एकदम से हम गिरते हैं या दिमाग में कोई चोट लगती है, खोपड़ी में चोट लगती है, तो उसका इफेक्ट तुरंत सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे ना पड़े। शॉक एब्जॉर्बर के रूप में भी वर्क करता है CSF, ध्यान देना यहाँ पे। इनका अगर हम ऑर्डर देखें तो पाते हैं कि क्रेनियम के बाद आपकी ड्यूरा मैटर के बाद अराक्नॉइड मैटर, फिर पाया मैटर और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इतना समझ लेना है। ठीक है, इसके बारे में बात ही कर ही चुके हैं हम। स्किन, पेरिस्टियम, बोन, ड्यूरा मैटर, अराक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। ठीक है, मेनिंजाइटिस एक प्रॉब्लम है, मस्तिष्क आवरण शोथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाना। ठीक है, अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स या बहुत से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे सूजन होना, खुजली होना, ठीक है, प्रॉब्लम्स होना, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। तो यहाँ पे जो मेनिंजाइटिस है वो एक्चुअली में बैक्टीरिया जनित रोग है। मस्तिष्क आवरण शोथ बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया कौन सा है? निजीरिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये 2 बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके लिए। सिम्टम्स क्या है? वॉमिटिंग, हेडेक, वॉमिटिंग मतलब उल्टी, हेडेक सर दर्द, स्टिफनेस ऑफ नेक गर्दन में अकड़न। अब यहाँ पे आपको ट्रिपल बी का रोल देखने को मिलेगा कि जब भी हम इस प्रॉब्लम के लिए कोई दवाई लेते हैं तो उसका असर जल्दी नहीं होता है। वजह क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर यहाँ पे रोकता है कि किसी भी केमिकल का हमारे ब्रेन पर क्विक इफेक्ट ना हो। ठीक है, इतना समझ लेना। इसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स, कपाली तंत्रिकाएं ब्रेन से डायरेक्ट अटैच होती हैं। और एमनियोट्स में आते हैं आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है, और एनेमनियोट्स में आते हैं आपके फिशेस, एम्फीबियंस। तो एमनियोट्स में ये 12 पेयर्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके CPMT वगैरह में पूछते हैं डिटेल में, तो यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना। अगर पढ़ना भी हो तो आप एक लोग सर्च कर लेना एक बार। ठीक है, तो 10 पेयर्स होते हैं एनेमनियोट्स में। एनेमनियोट्स में कौन कौन आते हैं? फिशेस, एम्फीबियंस।
रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में आपके 12 पेयर्स होते हैं जो एमनियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। 12 पेयर्स किसके? क्रेनियल नर्व्स के, ठीक है। अब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, इस टाइप का कुछ होता है। और आपको हम बता दें कि ब्रेन जैसा आपको दिखाते हैं इमेज ना, आपको लगता होगा कि सॉलिड होता है, सॉलिड नहीं होता है, ये जेली टाइप का होता है। अगर इसको हम हिलाएं तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जेली टाइप का होता है, ठीक है। इसका वेट देखें तो 1200 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। और मेल ब्रेन स्लाइटली हैवियर होता है फीमेल ब्रेन से। अब इसका कतई मतलब नहीं है कि भाई मेल का ब्रेन अगर हैवी है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और फीमेल का ब्रेन अगर हल्का है तो वो इंटेलिजेंट कम होगी। तो आपको हम बता दें कि इंटेलिजेंस का कोई रिलेशन नहीं है ब्रेन के वेट से। सेरेब्रल जो ब्लड है, ब्लड फ्लो होता है, वो लगभग 750 ml पर मिनट होता है। ब्रेन में कोई स्टोरेज कैविटी नहीं है, कोई यहाँ पे स्टोरिंग नहीं होती चीज़ों की, ना ऑक्सीजन की ना न्यूट्रिएंट्स की, तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है। अगर 30 शायद अप्रॉक्स 20 सेकेंड भी अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दें ब्रेन में, या ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुँच पाए तो आदमी ब्रेन डेड हो सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ब्रेन में, इसके फंक्शनिंग के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिम्फ एब्सेंट होता है। लिम्फ क्या है? टिश्यू फ्लूइड है, जो कि हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखा था कि जो वेस्ट होते हैं या कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में ऑस्मैटिक प्रेशर की हेल्प से ये टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन कराता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। 2 प्रॉब्लम्स पढ़ लेनी है हमें। एनेंसीफेली, अभिमस्तिष्कता, अभिमस्तिष्कता, ठीक है। एनेंसीफेली क्या होती है? यहाँ पे इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई जो क्रेनियल स्केलेटन है, जो हमारी कपाल है, कंकाली कपाल है, इसकी ग्रोथ हमारे ब्रेन के ग्रोथ के साथ होती है। जिस रेशियो में हमारा ब्रेन जो अंदर का मैटर है ग्रो करता है, वैसे ही इसका आवरण ग्रो करता है। तो क्रेनियल स्केलेटन और ब्रेन का जो ग्रोथ है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण में मस्तिष्क का विकास ढंग से नहीं हो पाता है, अंदर के मैटर का विकास ढंग से नहीं हो पाता है, तो बाहर की क्रेनियल स्केलेटन का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। और क्रेनियल कैविटी क्या होती है? डिफॉर्म हो जाती है। ऐसी अवस्था को बोलते हैं एनेंसीफेली, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एक अवस्था है हाइड्रोसेफेलस, जिसे जल सीड्स भी बोलते हैं। हाइड्रोसेफेलस में जस्ट उल्टा है इसका, जस्ट अपोजिट है इसका। कैसा? कि जब आपकी क्रेनियल कैविटी बड़ी हो जाए, बड़ा कपाल हो जाए, बड़ी खोपड़ी बन जाना, ठीक है। तो एक्सेसिव CSF प्रोडक्शन यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो जो कपाल है वो बड़ा हो जाता है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। अब मस्तिष्क, ब्रेन के पार्ट्स को हम समझें, उन्हें कैटेगराइज करें, ठीक है। तो ब्रेन को बायोलॉजी में एंसीफेलों भी कहते हैं, जिसका का मतलब होता है हिंदी में अंतकपाल। एंसीफेलों के 3 फर्दर पार्ट हैं, प्रोसेंसीफेलों, मेसेंसीफेलों, रोमेंसीफेलों, ठीक है। प्रोसेंसीफेलों किसे कहते हैं? फोर ब्रेन को, यानी कि अग्र मस्तिष्क को, ठीक है। मेसेंसीफेलों को कहते हैं मिड ब्रेन को, रोमेंसीफेलों को कहते हैं हिंड ब्रेन को, ठीक है। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क में 3 फर्दर पार्ट्स हैं, डायंसीफेलों, सेरेब्रम और ओल्फैक्टरी लॉब्स। डायंसीफेलों में अंदर 3 पार्ट्स हैं, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। मिड ब्रेन में आपके सेरेब्रल पेडंकल्स, ठीक है, सेरेब्रल पेडंकल्स या क्रूरा सेरेब्राई कहते हैं इसे। और दूसरा पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के 2 फर्दर पार्ट्स हैं, इन्फीरियर कॉलिकलाई, सुपीरियर कॉलिकलाई। इन्फीरियर कॉलिकलाई में आपके ऑडियो सिग्नल्स जो हम कान से सुनते हैं वो चीज़ें जाती हैं, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन उनका होता है, उन पे वहाँ का अध्ययन होता है उनका, ठीक है। और सुपीरियर कॉलिकलाई में आपके वीडियो सिग्नल्स, जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो आँखों के थ्रू ऑप्टिक नर्व से आपकी सुपीरियर कॉलिकलाई में जाती हैं, वहाँ पे उन चीज़ों का इंटरप्रिटेशन होता है। पश्चिम मस्तिष्क यानी कि रोमेंसीफेलों को आगे 2 भागों में बांटा गया है, मेटेंसीफेलों और माइलेंसीफेलों। मेटेंसीफेलों में आपके सेरेबेलम और पोन्स आते हैं, ठीक है। बॉडी बैलेंस के लिए सेरेबेलम है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और माइलेंसीफेलों में आपको मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा को आपको आफ्टर ब्रेन भी कहते हैं। मेडुला ऑब्लंगाटा आपने पढ़ा था
सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट बीट या कहें तो हार्ट रेट की रेगुलेशन में, तो हार्ट बीट या हार्ट रेट रेगुलेट होती है मेडुला ऑब्लंगाटा से, इतना समझना है, ठीक है। इसके बाद हम फोर ब्रेन में जो सेरेब्रम है पहला पार्ट है, ठीक है, जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको समझते हैं। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लगभग 80% ब्रेन का पार्ट इससे कवर होता है। इसमें 2 हेमिस्फीयर्स हैं, यानी कि 2 गोलार्ध हैं, ठीक है। इन दोनों गोलार्ध को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है कॉर्पस कॉलासम, ठीक है, कॉर्पस कॉलासम। हार्ड बॉडी होती है, इसे हिंदी में कहते हैं महासंयोजिका। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं इनमें, और ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करते हैं। और टिपिकली मैमिलियन ब्रेन में ये डेवलप होता है, यानी कि स्तनधारियों में ही खासकर पाया जाता है, छोटी जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है ये, ठीक है। और सेरेब्रम 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, इतना समझ लेना है। इसके बाद सेरेब्रम की जो पृष्ठीय दीवार है, पैलियम कहते हैं उसे, डोर्सल वाल, ठीक है। तो सेरेब्रम की पृष्ठीय दीवार पैलियम, ठीक है। इसके बाद कॉर्पोरा स्ट्रैटा, ये वेंट्रीलेटरल वॉल है, यानी कि जो नीचे साइड की दीवार है, यानी कि जो सेरेब्रम का जो निचला हिस्सा है उसे कहते हैं कॉर्पोरा स्ट्रैटा, ठीक है। वेंट्रीलेटरल को आप ऐसे समझना जैसे कि हमने हार्ट में देखा था, निलय नीचे साइड होते हैं और अलिंद ऊपर साइड होते हैं, तो ऐसी निलय की दीवार कहेंगे, ठीक है। तो वेंट्रीलेटरल वॉल ऑफ सेरेब्रम, यानी कि नीचे के हिस्से की दीवार, कॉर्पोरा स्ट्रैटा। सीधे सरल शब्दों में सेरेब्रम का निचला हिस्सा कॉर्पोरा स्ट्रैटा, ठीक है। इसके बाद हम फोर ब्रेन को अगर देखें तो 2 भागों में समझ जाते हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रल मेडुला। प्रमस्तिष्क प्रांतस्था, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिंदी नाम है प्रमस्तिष्क प्रांतस्था, ठीक है, और सेरेब्रल मेडुला प्रमस्तिष्क मेडुला, ठीक है। तो आउटर रीजन आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और इनर रीजन सेरेब्रल मेडुला है, ठीक है, मेडुला है। जो सेरेब्रम है वो हाईली कोवल्यूटेड है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा फोल्डेड है। देखो जैसे ये आपको इमेज दिख रही है, इसमें देखो बहुत सारे फोल्ड्स हैं, मोड़ हैं, ठीक है, आपस में सिकुड़न टाइप की हैं। तो इन सिकुड़न में जो उन्नति यानी कि उभार हैं उन्हें कहते हैं गायराई, और जो अवनति यानी कि जो डिप्रेशन है, जो नीचे जिनके धसे हुए क्षेत्र हैं जो, उन्हें कहते हैं सलकाई। तो गायराई सलकाई क्या है? फोल्ड्स हैं, सेरेब्रम में फोल्ड्स, गायराई सलकाई, ठीक है। अब हमारे सेरेब्रम में 3 बड़े डीप सलकाई देखी जाती हैं। इन 3 बड़ी डीप सलकाई को बोलते हैं फिशर्स, दरारें। फिशर्स मतलब होता है दरारें। ये 3 फिशर्स फ्रंटल फिशर्स, पैराइटो ओसिपिटल फिशर्स और लेटरल या सेलेरियन फिशर्स, इन 3 नाम से जानी जाती हैं। ये 3 फिशर्स हमारे फोर ब्रेन को 4 लोब्स में बांटती हैं, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी। तो टोटल कितने लोब्स हो गए? 8 लोब हो गए, लेकिन ये 4 प्रकार के होंगे, ठीक है। तो 4 लोब्स मतलब 4 भाग, लोब्स को हम पाली भी कहते हैं, ठीक है। अब जरा लोब्स के बारे में जान लेते हैं, सेरेब्रम के लोब्स। तो लोब्स ऑफ सेरेब्रम में क्या है? सबसे पहले आपको फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में जो एरिया है वो PMBA, ये शॉर्ट टर्म है, इनको ऐसे याद कर लेना। PMBA मतलब होता है, पहले P मतलब है प्री मोटर एरिया। अब हर एक एरिया के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, तो उनको जरा समझ लेंगे, ठीक है। तो प्री मोटर एरिया में अनैच्छिक कार्य, यानी कि ऐसे कार्य जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल होते हैं, ठीक है, प्री मोटर एरिया में। और जबकि मोटर एरिया में ऐच्छिक कार्य, यानी कि वॉलंटरी एक्शन, ऐसे कार्य जो हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल होते हैं। ब्रोकास एरिया क्या होते हैं? जो ऐसा एरिया जहाँ पे हमारे स्पीच या वोकल साउंड, जो हमारा साउंड कार्ड है, उसका कंट्रोल रेगुलेशन होता है, तो ब्रोकास एरिया में होता है। एसोसिएशन एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वो एरिया है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जो भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है, जो भी जानकारी है वो हमारी इस एरिया में स्टोर होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो लोब है पैराइटल लोब, ठीक है। इस लोब में 2 एरिया हैं, गस्टेटरी एरिया, सोमैस्थेटिक एरिया। गस्टेटरी एरिया में टेस्ट, गस्टेटरी वर्ड हमने समझा था डाइजेस्टिव सिस्टम में जब टंग्स को देख रहे थे, तो वहाँ पे गस्टेटरी ग्लैंड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, टेस्ट को लेकर। तो गस्टेटरी एरिया में टेस्ट का इंटरप्रिटेशन होता है। सोमैस्थेटिक एरिया में टेम्परेचर और पेन,
इसके बाद टेम्पोरल लोब में स्पीच अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखो ब्रोकास एरिया में क्या था, स्पीच और साउंड कार्ड की फंक्शनिंग को रेगुलेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। और जब बाहर से दूसरी स्पीच हम समझते हैं, स्पीच को अंडरस्टैंडिंग, शब्दों को समझना, ठीक है, वो चीज़ कहाँ पे होती है, वर्निक्स एरिया में। तीसरे लोब टेम्पोरल लोब के वर्निक्स एरिया में स्पीच अंडरस्टैंडिंग। साथ ही साथ ऑल्फैक्टरी एरिया यानी कि स्मेल, स्मेल को भी हम इंटरप्रेटेड या कहें तो समझते हैं कहाँ पे, टेम्पोरल लोब में। ऑडिटरी एरिया यानी कि हियरिंग, जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उनको हम समझते हैं टेम्पोरल लोब के ऑडिटरी एरिया में। लास्ट लोब है ऑसिपिटल लोब, यहाँ पे विजुअल एरिया होता है, जो भी हम देखते हैं अपनी आँखों से उन चीज़ों का यहाँ पे या कहें तो वीडियो सिग्नल्स का इंटरप्रिटेशन होता है। अब फोर ब्रेन को अगर हम समझें तो फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट था आपका डायंसीफेलॉन। डायंसीफेलॉन हमने बताया था आपके 3 सब पार्ट हैं, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलामाई यानी कि थैलामस। एपिथैलेमस डायंसीफेलॉन यानी कि फोर ब्रेन का ऊपरी हिस्सा है, रूफ लिखा है, ऊपरी हिस्सा है। हाइपोथैलेमस निचला हिस्सा है, फ्लोर, और जो लेटरल आसपास का है वो सतह दीवार साइड का वॉल्स, वहाँ पे थैलामस होता है, ठीक है। और बीच में जो कैविटीज़ हैं उन्हें कहते हैं डायसोल, ठीक है। कैविटीज़ भी यहाँ पे उन्हें कहते हैं डायसोल, और इन कैविटीज़ में CSF भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। एपिथैलेमस पीनल ग्लैंड से डायरेक्टली अटैच होता है। पीनल ग्लैंड का एक और नाम है एपीफाइसिस, और इसे बॉडी की थर्ड आई भी कहते हैं, इसे सीट ऑफ सोल भी कहते हैं। ये सारे नाम आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देते हैं। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, ठीक है, बॉडी की। और थर्ड आई लोअर एनिमल्स में खासकर कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये पीनल ग्लैंड लोअर एनिमल्स में मस्तिष्क के सामने वाले हिस्से में होती है, और ये लाइट को लेकर रिस्पॉन्स करती है, तो वो उनको एक्टिव करती है। पीनल ग्लैंड जब कोई छोटे एनिमल्स सो रहे होते हैं, अपनी निद्रा में होते हैं, तो वो लाइट को बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो उनके लिए बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह है कि बाहरी जो प्रकाश है उसको लेकर रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इसके बाद ये पीनल ग्लैंड 2 हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ठीक है, इनको लिख लेना। थैलामाई रिले सेंटर है, जो भी हमारे बॉडी में इम्पल्स जनरेट होती हैं, जो भी सिग्नल्स आते हैं, उनको उनकी डिजायर्ड लोकेशन में पहुंचाने का काम, उन्हें दिशा निर्देशन का काम करता है थैलामाई, ठीक है, रिले सेंटर है। केवल एक को छोड़कर, कौन को, स्मेल इम्पल्स को, जो ऑल फैक्ट्री इम्पल्स होते हैं उनको छोड़कर सभी इम्पल्स को ये रिले करता है, कौन, थैलामाई, ठीक है, रिले सेंटर है, ठीक है। इसके बाद हमें समझना है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स का सीक्रेशन भी करता है, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रिग्युलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हाइपोथैलेमस है इसे बॉडी का थर्मोस्टेट भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर यहाँ से रेगुलेट होता है, ठीक है। और जो भी हमारी स्पीसीज हैं, जो भी हमारे जीव जंतु हैं, जो भी जितनी प्रजातियाँ हैं, उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार पर नियंत्रण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। फाइटिंग, प्लीइंग, मैटिंग, सेक्स डिजायर, लिबिडो, इनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आपका हाइपोथैलेमस। साथ ही साथ यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेने हैं। हंगर सेंटर है ये बॉडी का, भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। संतुष्टि, सैटाइटी सेंटर, थर्स्ट सेंटर, प्यास के लिए। ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर, ऑस्मैटिक प्रेशर हमने देखा था, वो लिम्फ के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वहाँ पे ऑस्मैटिक प्रेशर का रोल था, तो ऑस्मैटिक प्रेशर पर नियंत्रण रखता है ये, तो ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर भी है। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर यानी कि हमारे बॉडी के ताप नियंत्रक भी है। इमोशनल रिएक्शन का रेगुलेशन भी यहीं पे होता है, तो भावनात्मक नियंत्रण भी यहीं पर होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी आगे हम कल कवर अप करेंगे, ठीक है। अब जाते जाते स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी की वो पंक्तियाँ जो शिथिल पड़ी मांसपेशियों में भी जान फूंक देती हैं। आई नो आप सब काबिल हैं यार, ज़रूरत है तो बस उत्साह वर्धन की। तो सुनो कुछ फिर कि धरा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी
ज्योति सी जल जला, भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। गूजबम्स आते हैं लाइन्स को पढ़कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरन सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके ना तू थके ना तू झुके ना तू थमे ना तू, रुके ना तू थके ना तू झुके ना तू, रुके ना तू, सिंह सा प्रहार कर। ऐसे एकदम एनर्जेटिक रहना है, हमेशा मोटिवेटेड रहो। अपने बाहर मोटिवेशन ना ढूंढो यार, आपके अंदर है। खुद से पूछो क्यों करना है, क्या करना है। जब भी हम अपने शरीर से बाहर कुछ चीज़ों पर निर्भर होते हैं तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गुलाम बन रहे होते हैं, स्लेव बन रहे होते हैं। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी तो हमें उसकी पे चाह रहती है, तो हम उससे गुलाम बनते हैं। तो चीज़ें अपने अंदर ढूंढो, सेल्फ इनलाइटमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। बाकी बहुत कुछ बात करते रहेंगे अपन। इसी के साथ दिस इज सनी चौहान साइनिंग ऑफ। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, घर में सब लोग बढ़िया होंगे। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। कीप स्टडिंग, कीप लविंग एंड गुड बाय।